अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 63 to 65। ये देखकर विक्रम खुद से बोला, ये लड़की भी ना इस तरह से सो रही है जैसे घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। अरे ऐसी कौन सोता है, ऐसे में तो उसके साथ कुछ भी हो जाए तो इससे कुछ पता ही ना चले। इतना कहते हुए विक्रम की नज़र उस लड़की के चेहरे पर गए। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और विक्रम की नज़रों उसे पर से हट ही नहीं रहे थे। विक्रम धीरे धीरे अपने हाथ को उसके गाल पर रखा और उसको उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कौन हो तुम और आज इस तरह से मेरी कार के सामने क्यों आ गई? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? क्यों तुम्हें देखकर मेरी सांस भारी हो जा रही है? कुछ तो रिश्ता है, पर क्या यह मुझे नहीं पता। पर अभी विक्रम ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उसके कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगे, वो मेरी सासू माँ है। ये आवाज़ जैसे ही विक्रम के कानों में आई वह एकदम से अपने होश में आया और तुरंत अपने हाथ को उस लड़की के चेहरे पर से दूर कर लिया और खुद से बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? ये लड़की ऑलरेडी मैरिड है, मैं इस तरह से इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम भले ही हमेशा यक्षांश को परेशान करता था, यहाँ तक कि उसने तो मिताली के मैरिड होने के बाद भी उसके साथ रिलेशन बनाया और अंत में उन दोनों का डाइवोर्स भी कर दिया। पर विक्रम पहले ऐसा नहीं था, उसे बिगड़ने वाली कोई और नहीं मिताली थी। मिताली के कारण ही वो इतना रूड और एरोगेंट हो गया था, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं बचे थे। लेकिन आज इस लड़की को देखने के बाद न जाने क्यों विक्रम उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। जो विक्रम हमेशा लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, आज ना जाने क्यों उसका दिल इस लड़की का रिस्पेक्ट करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। वह खुद से बोला, मैं कब से इतना सोचने लग गया किसी लड़की के बारे में? वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा इसके करीब चला भी जाऊंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इतना कहते हुए विक्रम के होठों पर एक अच्छी स्माइल आ गए और वो तुरंत उस लड़की के चेहरे की तरफ झुक गया। विक्रम की नज़रें उस लड़की के गुलाबी होठों पर थे। वह जैसे ही उसके होठों को छूने वाला था कि तभी बाहर से उसके विंडो पर किसी की तेज तेज नॉक करने की आवाज़ आने लगी। नोक की आवाज़ सुन विक्रम हड़बड़ा गया और जल्दी से उस लड़की के चेहरे से दूर हो गया। वह बाहर देखा तो एक मिडिल एज की औरत खड़ी थी, लेकिन गुस्से में कार के विंडो पर अपने हाथ चल रही थी। विक्रम तुरंत कार के विंडो का मिरर नीचे किया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से कौन विंडो पर हाथ मारता है? अगर मेरे कार का विंडो टूट जाता तो पता भी है कितने महंगे हैं। यह विक्रम की आवाज़ सुनकर वो विंडो के पास खड़ी औरत डर गई, पर फिर वो अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं बेटा, वैसा नहीं है, वह मैं तो अपनी बहू को देखने आया थी। इतना कहते हुए वह कार के अंदर झांकी और उसकी नज़र उसे लड़की पर चले गए। उस लड़की को इस तरह से सोते देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन में बोली, कलमुई कहीं की मस्त होकर सो रही है। यहाँ हम लोग भूखे प्यासे इसका इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगी हमारे लिए खाना बनाएगी, और यह कैसे बड़े ही आराम से इस महंगी कार में सो रही है। इससे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाती हूँ। वही विक्रम उस औरत के बात सुनकर समझ गया कि ये औरत इस लड़की की सासू माँ है। वो तुरंत बोला, अच्छा ये आपकी बहू है, ठीक है आप ले जाइए, मुझे रास्ते में मिली थी, इसके सिर पर चोट लग गए थे तो मैं इस अस्पताल पहुंचा दिया और अब इसका इलाज हो चुका है। ये देखकर वह औरत बोली, थैंक यू बेटा, थैंक यू, तुमने मेरी बहू का इतना ख्याल रखा। इतना कहकर वह औरत उस लड़की को जागने लगी, पर वह लड़की अभी भी उठी नहीं, तो उसे औरत को गुस्सा आ रहा था। वह तेजी से उसके कंधे को हिलाने लगी। ये देखकर विक्रम बोला, डोंट वरी, मैं अभी उन्हें घर रूम में पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर विक्रम कार से बाहर आया और दूसरे साइड का डोर ओपन करके लड़की को एकदम से अपने गोद में उठा लिया। ये देख उसे लड़की की सासू माँ हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वही विक्रम उसे पूरी तरह इग्नोर कर तेज कदमों के साथ चलते हुए घर के अंदर गया, जहां पर छोटे से हाल में एक मिडिल एज वाला आदमी और एक लड़की बैठी हुई थी। उन दोनों ने जैसे ही विक्रम को लड़की को देखे तो वह सब हैरान हो गए। वह आदमी बोला, क्या हुआ है मेरी बहू को? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? विक्रम उन दोनों की तरफ देखा और बोला, नहीं अभी शायद सो रही है। इनका रूम कहाँ है? वह आदमी तुरंत उस लड़की के रूम की तरफ इशारा किया। विक्रम बिना कुछ बोले सीधे अपनी गोद में लिए उस लड़की को लेकर रूम में चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया।
फिर उसे आराम से ब्लैंकेट से कवर करते हुए रूम से बाहर आया। बाहर खड़ा वो मिडिल एज वाला आदमी, वो औरत और उनकी लड़की तीनों ही विक्रम को देख रहे थे। विक्रम उनकी तरफ देखते हो बोला, ओके तो मैं चलता हूँ। शायद उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है और दवा के असर के कारण वो सो गई है। इतना कहते हुए बाहर आया। तभी वह लड़की जो कि विक्रम को एकटक अपने हवस भरी नजरों से देखे जा रही थी, वो अपने मन में बोली, इस लड़के को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। पर जो भी कहो ये लड़का दिखने में काफी हैंडसम है और रिच भी लग रहा है। अगर यह मेरे प्यार की जाल फंस जाए तब तो मैं इसे अपना बनाकर बड़े घर की मालकिन बन जाऊंगी। ये सब सोचकर उस लड़की के होठों को मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी माँ बोली, रुचि क्या सोच रही हो, जाओ जल्दी उस लड़के को बाहर तक छोड़ कर आओ। पर वो मना करते हो बोला, डोंट वरी मैं चला जाऊंगा, आप चलकर फिर दवा ले लीजिए। विक्रम बाहर आ गया और अपने कार के डैशबोर्ड पर रखे उसे लड़की के फोन और बैग को पकड़ा और फिर दवाइयाँ का एक पैकेट रुचि को पकड़ते हुए बोला, ये है दवाई, टाइम टू टाइम दे दीजिएगा। इतना कहकर वह कार में जाकर बैठ गया। तभी रुचि विक्रम की तरफ देखते हुए, आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है, शायद कि न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। विक्रम रुचि की तरफ देखा और रुचि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, जो कि उसे सेड्यूस करने के लिए जानबूझकर अपने टॉप को थोड़ा नीचे की तरफ झुक रही थी ताकि उसका क्लीवेज दिखने लगे। विक्रम रुचि को देख उसके मन के भाव को समझ गया और वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, नहीं तुम गलत हो, मेरी फोटो कभी न्यूज़पेपर में और ना ही कोई मैगजीन में। मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अपनी बात कह विक्रम कार स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ा दिया। रुचि विक्रम को इतने एटीट्यूड से बात करते देखकर खुद में बोली, एटीट्यूड आई लाइक इट। वैसे भी रुचि को जो चीज़ पसंद आ जाता है रुचि उसे अपना बनाकर रहती है। मिस्टर एरोगेंट, तुम्हें भी मैं अपना बनाकर रहूंगी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना दीवाना ना बना दिया तो मेरा नाम रुचि नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए रुचि घर के अंदर गई और अपने हाथ में पकड़े सामान को सोफे पर फेंकते हुए, उफ उस लड़की के गंदे डर्टी सामान। इतना क्या बोली, इस कर मूवी को देखो कैसे मस्तों का, सॉरी अभी मैसेज रखती हूँ। उसका हस्बैंड रोकने के लिए बोला, जाने दो अभी दवा का असर सो रही है, थोड़ी देर से आराम कर लेने दो। वह औरत चलते हुए, देखिए अपना दिमाग अपने पास रखिए, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वह इस घर की बहू है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह घर का पूरा काम करे। अपनी बात बोलकर वो औरत तेजी से चलते हुए उनके अंदर गई। वह देखी कि अभी भी वह लड़की सो रही है तो चिल्लाते हुए बोली, मुस्कान मुस्कान उठ जा, कितना सोएगी। उद्धरण चिन्ह। पर वह लड़की यानी अभी भी सोई हुई थी। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। वह वहीं पास में रखे पानी के जग को उठाए और एक झटके में मुस्कान के चेहरे पर फेंक दी। मुस्कान जो कि गहरी में नींद में थी, ऐसे अचानक पानी गिरने से हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई और अपनी कांपते आवाज में बोली, मैं कहाँ पर हूँ। ये देखकर वह औरत गुस्से में जग को फर्श पर पटकी और चिल्लाते हुए बोली, तू अभी स्वर्ग में है, परियों के बीच में परियों की रानी बनी बैठी है। अपनी सास के तानों को सुनकर मुस्कान समझ गई और वह बेड पर से उठने लगी। तभी उसकी सास उसके गाल को कसकर दबाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत की तू इस तरह से गैर मर्द की कार में बैठ गई। लगता है तू भूल गई है कि तू किसी की विधवा है। पहले तो मेरे बेटे को खो गई और अब मेरे घर को भी चैन से सुकून के साथ नहीं लेने दे रही। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो औरत तुरंत ही मुस्कान के चेहरे को दूर चटक दी और चिल्लाते हुए बोली, जल्दी से जा और हमारे लिए खाना बना, इतनी देर से भूखे बैठे हैं हम सब। मुस्कान रोते हुए धीमी आवाज में बोली, जी मम्मी जी। इतना कह वो बेड पर से उठी और धीमे कदमों के साथ वहां से किचन की तरफ चली गई। वहीं उसकी सास गुस्से में मुस्कान को घूर रही थी। कुछ देर बाद मुस्कान सबके लिए खाना बना दे। उसने जल्दी जल्दी सिंपल सा सब्जी रोटी बना दिया था। उसके साथ ही उसने सबके लिए खीर भी बनाई थी। वह डाइनिंग टेबल पर लाकर खाना रखे। उसकी सास जो कि वहीं बैठी हुई थी, वह मुस्कान को देख रही थी। अभी भी वह गुस्से में मुस्कान को घूरे जा रही थी। तब तक उनकी बेटी रुचि भी आकर बैठ गई। वह अपने नेल पेंट को सुखाते हुए एक नज़र खान की तरफ देखी और बोली, वह भाभी थोड़ा ढंग का खाना बनाई होती, इस सिंपल सा सब्जी रोटी। मुस्कान कुछ बोल नहीं पाए। उसने तो जल्दबाजी में ये बना दिया था कि जल्दी से खाना बन जाएगा और वो लोग खा लेंगे। वही रुचि के पापा उसे शांत करते हुए बोले, बेटा खाना खा लो, वैसे ही तुम्हारी भाभी इतनी रात में आई है,
और बीमार है फिर भी उन्होंने खाना बनाया, ऊपर से तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। वो और कुछ बोलते उससे पहले ही उसी की माँ बोली, आप चुप रहिए जी, आप मेरी बेटी को कुछ नहीं बोल सकते। सही तो कह रही है, मेरी बेटी ऐसे रूखा सूखा खाना कौन खाता है। ना जाने इस लड़की को क्या सोचकर मैं अपने घर की बहू बना ली। हमारे घर की तो किस्मत ही फूट गई। पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। ये कहते हुए वो औरत गुस्से में मुस्कान की तरह घूर कर देखा। मुस्कान अपने नाम आंखों के साथ चुपचाप खड़ी थी। तभी उसकी सास चलते हुए बोली, अब चुपचाप खड़ी क्या है, जा जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। मुस्कान ने सुना तो थोड़ा चौंक गई, तो वो चलते हुए बोली, ऐसे खड़ी क्या है, मुझे अभी चाय पीने का मन है, जहाँ चाय लेकर आ। मुस्कान चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद चाय बनाकर लेकर आई और अपने सास के सामने रख दी। वह जैसी रखा जाने लगी तभी उसके साथ एकदम से मुस्कान की कलाई को पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रही है। मुस्कान धीमी आवाज में बोली, किचन में मम्मी जी। ये देखकर उसकी सास एकदम से उसके हाथ को कसकर पका और चाय के कप में डाल दी। चाय जो कि एकदम गर्म थी और ऐसे हाथ चाय के कप में पड़ने से मुस्कान की तेज चीख निकल गई। वह अपने हाथ को खींचने लगी, लेकिन उसकी सास ने कसकर उसके हाथों को पकड़ रखा था। वह उसे छोड़ नहीं रही थी। मुस्कान चिल्ला रही थी। ये देखकर उसके ससुर बोले, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे, क्यों जला रही हो बच्ची को। रुचि तो ये सब देखा मजा ले रही थी। तभी मुस्कान की सास गुस्से में बोली, जला नहीं रही हूँ, यह इसकी सजा है, दोबारा यह ऐसा खाना नहीं बनाएगी। इतना कहकर वह एकदम से उसके हाथ को चाय में से खींची और दूर धकेली। मुस्कान लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वह अपने हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़े और फूट फूट कर रोने लगी। वही हॉस्पिटल में यक्षांश अभी भी उसी तरह आरजू के पास ही बैठा हुआ था। उसका सर अभी भी आरजू के सीने पर ही था और वह बस लगातार आरजू की तरफ देखे जा रहा था, उससे बात कर रहा था। आज जो अभी उसमें नहीं आई थी और देखते देखते सुबह हो गए थे। अचानक ही वार्ड का डोर ओपन हुआ और पूर्वी अंदर आई और सामने का नजारा देखा। वह गुस्से से तमतमा उठी। पूर्वी ने सामने देखा कि यक्षांश आरजू के ऊपर लेटा हुआ है और उसके हाथ आरजू के हाथों को पकड़ रखे हैं। ये देखकर पूर्वी गुस्से में तमतमाते हुए आगे आई और यक्षांश को देख गुस्से भरी आवाज में बोली, यह क्या है मिस्टर रावत, आप इस तरह से मेरे फ्रेंड के पास क्यों हैं? चलिए उठे और जाइए यहाँ से। यक्षांश जो कि लगातार के चेहरे को ही देख रहा था, उसे तो ये भी नहीं पता चला कि कब पूर्वी दौड़कर अंदर आ गई। उसने जब पूर्वी की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखकर बिना कुछ बोले वापस से आरजू की तरफ देखने लगा। ये देखकर पूर्वी को और ज्यादा गुस्सा आया। वह आगे बढ़ी और यक्षांश के हाथ को पकड़ते हुए बोली, मिस्टर रावत दूर रहिए मेरी फ्रेंड से। इतना कहते हुए वह यक्षांश को जबरदस्ती उठाने लगी, उसके हाथों को आरजू के हाथ से दूर करने लगी। पर तभी यक्षांश को एहसास हुआ जैसे आरजू का हाथ हिल रहा है। यह महसूस कर वह एकदम से पूर्वी को दूर धकेल आरजू के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोला, बीवी तुम होश में आ रही हो। पूर्वी जो कि यक्षांश के धकेलने के कारण सीधे चेयर से टकरा गई थी और उसे यक्षांश पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वह जब यक्षांश की आवाज सुनी तो खुश हो गई। एकदम से वह भी सामने की तरफ देखने लगी। यक्षांश प्यार से आरजू के गालों को सहलाते हुए उसे होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरजू की आंखें भी धीरे धीरे फड़फड़ाते हुए खुल रहे थे। ये देखकर तो यक्षांश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ ही पल में आरजू की आंखें आधा खुल गई थी। वह अपने अधखुली आंखों से सामने की तरफ देखी तभी यक्षांश नीचे झुक उसके गालों पर किस करते हुए बोला, बीवी तुम होश में आ गई, तुम ठीक तो हो ना? कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें कोई दर्द हो रहा हो कहीं तो बताओ मुझे, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरजू जिसकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुली थी, वो अधखुली आंखों से ही अपने सामने खड़े यक्षांश को देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। ये देखकर वो बोला, तुम रुको मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहते हुए यक्षांश जल्दी से आरजू के माथे पर एक बार फिर से किस किया और भागते हुए वर्ड से बाहर की तरफ चला गया। उसके ऐसे जाने के बाद आरजू ने वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया। पर तभी उसके कानों में पूर्वी की आवाज गई। पूर्वी भी आरजू के पास आ गए और रोते हुए बोली, तू ठीक तो है ना? कैसी है तू? तुझे कहीं दर्द हो रहा है? बताओ मुझे, अगर कोई तकलीफ है तो बता।
इतना कहते हुए वह आरजू के बालों में हाथ घुमाई। आरजू धीरे से अपनी आंख खोलकर पूर्वी की तरफ देखा और बस पाल की झटका दी, जैसे मानो कह रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा। इस समय यक्षांश डॉक्टर को लेकर वार्ड में आ गया। उसके साथ ही साथ अभिनव भी वहां आ गया था। उसने भी देख लिया कि आरजू होश में आ गई है तो उसे भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी डॉक्टर जाकर आरजू को चेक करने लगे। वहीं एक साइड यक्षांश, अभिनव और पूर्वी खड़े थे। डॉक्टर अच्छे से आरजू को चेक करने के बाद यक्षांश की तरफ देखा तो यक्षांश तुरंत पूछा, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? डॉक्टर अपने होठों पर हल्के से मुस्कुराहट लिए बोले, इट्स गुड न्यूज़ कि आपकी वाइफ इतनी जल्दी रिकवर हो रही है, वरना ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम लोग इतनी जल्दी रिकवर होते हैं। और अब उन्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। यक्षांश ने भी सुना तो वह खुश होकर बोला, क्या सच में डॉक्टर? डॉक्टर सिर हिलाकर बोले, ऑफ कोर्स मिस्टर रावत, और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। यक्षांश ने भी सुना तो बोला, कैसी गुड न्यूज़ डॉक्टर, बताए। डॉक्टर एक नज़र आरजू की तरफ देखा और फिर यक्षांश से बोला, मिस्टर रावत, आपकी वाइफ अब बोल भी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यक्षांश सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही साथ अभिनव और पूर्वी भी हैरान थे और खुश भी थे। उन दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। यक्षांश बोला, डॉक्टर, आप सोच भी नहीं सकते, आपने कितनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है हमें। डॉक्टर शंकर मुस्कुराए और बोले, देखिए मिस्टर रावत, अभी उनकी सर्जरी हुआ है तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, आप लोग उन्हें बोलने के लिए अभी फोर्स मत करिएगा। जितना जल्दी उनके गले का घाव भरेगा वह उतनी ही जल्दी बोल पाएंगे। तभी कुछ सोचते हुए यक्षांश पूछा, डॉक्टर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर यह सुनकर बोले, पूछिए मिस्टर रावत। यक्षांश डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर, आखिर क्या हुआ था? मेरी वाइफ को क्यों बोल नहीं सकती थी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर यह सुनकर बोले, उन्हें देखकर ही पता चल गया था कि शायद ये बचपन से गूंगी नहीं है, पहले ये बोल सकती थी। इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिस कारण ये बिल्कुल ही शांत हो गई और उनके गले में कुछ ऐसी चीज डाली गई जिससे उनकी आवाज चले गई थी। फिर जब हमने सर्जरी किया तो क्योंकि गले की जो नली थी जहां से उनकी आवाज आनी बंद हो गई थी, उस एरिया में स्वेलिंग हो गई थी। इस कारण हमने उसे स्वेलिंग को दूर करने के लिए दवा दी और अभी भी कुछ दिनों तक उन्हें वह दवा चलेगी। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि अभी उन्हें बोलने के लिए फोर्स मत करिएगा, धीरे धीरे वह बोलने लगेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर यक्षांश आसपास से दिलाया। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। सभी के नज़ारे एक बार फिर से आरजू की ऊपर तरफ आ चुकी थी, जो वापस से सो चुके थे, पर अभी भी यक्षांश के चेहरे पर एक अलग ही चमक थे। वह तीनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आरजू होश में आया और वह बोलने लगे। यक्षांश तो सबसे ज्यादा बेताब था आरजू के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान अपने रूम में बैठी रो रही थी। उसका हाथ जो कि जले हुए थे, अब उसमें बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे। वह धीरे धीरे अपने हाथ पर दवा लग रही थी, लेकिन अभी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह उसकी दवा भी नहीं लग पा रही थी। उसकी आंखों से तेज तेज आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए खुद से बोली, क्यों भगवान जी, क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपने मुझे दुनिया जहाँ की सारे दुख दे दिए हैं? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना दर्द मिल रहा है? पहले तो आपने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दे जिसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो पहले से ही किसी और को चाहता था। उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ थी जिसे वह हर वक्त टॉर्चर करता था, और अचानक ही एक दिन उसे इंसान को इस दुनिया से उठा लिया। अब घर के लोग मुझे इस बात के लिए टॉर्चर करते रहते हैं। आखिर कब तक मैं टॉर्चर सहना होंगे? भगवान, कब मेरी जिंदगी में खुशी आएंगी? क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी मेरी कट जाएगी? उद्धरण चिन्ह। ये सब बोलते हुए मुस्कान बस रोए जा रही थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं बेटा, तुम्हारी भी जिंदगी में खुशी आएगी, तुम्हें भी हर वह खुशी मिलेगी जो तुम इंतजार करती हो। मुस्कान इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखे तो वहां पर उसके ससुर खड़े थे। उन्हें देखकर आंखों में आंसू लिए बोली, कब पापा जी, कब आएगा वह दिन? इतना कहते हुए वो उठी, तभी उसके ससुर आए और उसके पास उसे बेड पर बिठाते हुए बोले, बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में खुशी आएगी। इतना कहते हुए वह मुस्कान के हाथ से ऑइंटमेंट लिए और धीरे धीरे उसके हाथों पर लगाने लगे। उन्हें भी मुस्कान का दर्द देखा नहीं जा रहा था, पर वह क्या करते हैं,
उनकी बीवी के सामने उनका चलता ही नहीं था। उनकी बीवी तो उन्हें धमका कर रखती थी, जिस कारण कभी मुस्कान की साइड नहीं ले पाते थे। अभी वह मुस्कान के पास बैठे उसके हाथ में दवा लगाए रहे थे कि तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, वह तो ये कल वही अब आप पर अपना जादू चल रही है। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अब आपको खाने पर चली हुई है। इस आवाज को सुनते हैं तो आदमी गुस्से से बोला, मालती तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? वह मेरी बेटी समान है और क्या एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। मालती ये सुनकर कमर पर हाथ रख गुस्से में बोले, वह क्या बात है? बाप बेटी की जोड़ी कमाल की रंग लाई है, मानना पड़ेगा तुम्हें। प्रदीप तुम इतना प्यार तो अपनी बेटी पर नहीं दिखाई जितना तुम अपनी बहू पर दिख रहे हो। प्रदीप यह सुनकर गुस्से से कुछ बोलने वाला था, पर मुस्कान ने उसे रोक दिया। तभी मालती गुस्से से बोली, वह बेटी मना कर रही है आपसे कि चुप हो जाओ, मत बोलो, और बाप बेटी की बात मान लिया। वह क्या आशिकी चल रही है यहाँ पर? अब तो प्रदीप जी को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए बोले, मालती अपने जबान संभाल कर बात करो, तुम अभी होश में नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करना ही बेकार है। इतना कहते हुए प्रदीप जी मुस्कान के बालों में हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम आराम करो और हाँ ये लो दवाई से खा लेना, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। मुस्कान ने दवा को लेकर खा लिया। प्रदीप जी एक नज़र मालती की तरफ गुस्से से घूर कर देखें और फिर बिना कुछ बोल रूम से बाहर चले गए। प्रदीप जी के जाने के बाद मालती गुस्से में तिलमिला उठी। वह आगे आई और मुस्कान के बालों को कसकर पड़ते हुए बोली, तू कलमुई, पहले ही तूने मेरे बेटे को जान से मार दिया है और अब तो मेरी सुहाग को भी उजाड़ना चाहती है। दूर रहे मेरे सुहाग से, अगर दोबारा उनके आसपास भी देखी ना तो अभी तो सिर्फ हाथ चलाया है, अगली बार तेरा चेहरा जला दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वह एक झटके में मुस्कान के बालों को छोड़ा, जैसे मुस्कान सीधे बेड पर मुंह के बाल गिर गए। वहीं मालती गुस्से से मुस्कान को घूरते हुए रूम से बाहर चली गई। मालती के जाने के बाद मुस्कान इस तरह बेड पर लेटे हुए फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे खुद से पहले गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह ऐसी जिंदगी जी रही है जहां हर रोज उसे सास और नंद के ताने मिलते हैं, यहाँ तक कि सास के टॉर्चर सहने पड़ते हैं। ये सब सहने से अच्छा है वह मर ही जाए। वही मुस्कान काफी देर तक बेड पर लेटे हुए भगवान से शिकायतें करते रही और दर्द से तड़प रही थी। उसके हाथ में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह चाहकर भी अपने दर्द को किसी को बात नहीं पा रही थी और समय के साथ साथ उसका दर्द बढ़ते जा रहा था। वह इस तरह बेड पर लेटी हुई रोते रोते कब नींद के आगोश में चले गए उसे पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ विक्रम कार ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते हुए भी उसकी आंखों के सामने बार बार मुस्कान का ही चेहरा आ रहा था। अब उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था और मुस्कान का चेहरा याद कर उसके होठों से मुस्कुराहट जा ही नहीं रहे थे। मुस्कान की खूबसूरती उसे बेचैन कर रहे थे। वह अपने मन में बोला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतनी मासूम। तभी वह खुद को ही समझते हुए बोला, यह मैं क्या सोच रहा हूँ? वह मैरिड वुमेन है और मैं इस तरह से किसी मैरिड वुमेन के बारे में नहीं सोच सकता। पर तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, विक्रम ये तू क्या बोल रहा है? तूने तो पहले ही एक मैरिड वुमेन के साथ रिलेशन बनाया है, यहाँ तक कि उसका डाइवोर्स तक करवा दिया और उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया था। जब वही मैरिड वुमेन तुम्हें धोखा दे दी तब तुझे पता चल रहा है कि तुझे मैरिड वुमेन के चक्कर में नहीं पड़ना। विक्रम ये सब सोचते हुए उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। वह खुद से बोला, नहीं मैं दोबारा और इस तरह की लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इन जैसी लड़कियां खुद को भोली भाली मासूम दिखती हैं और हम जैसे लोगों को फंसाकर अपना काम निकलवाती है। फिर अगर हमसे भी ज़्यादा कोई पावरफुल पैसे वाला मिल जाता है तो हमें धोखा दे देती है। मुझे दोबारा इन लड़कियों के बहकावे में नहीं आना। ये सब बोलते हुए विक्रम के चेहरे के भाव सर्द होते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मिताली अपने घर पहुंची। उसकी माँ जो कि हाल में बैठी हुई थी, वह मिताली को इतना जल्दी आते देख हैरान थी। वह तो सोची थी कि शायद मिताली आज पूरी रात भर ना आए, पर इस तरह से मिताली को देखकर उन्हें हैरानी हो रही थी। मिताली रोते हुए बोली, माँ सब कुछ बिखर गया, अब कुछ नहीं हो सकता माँ। हमने इतनी सारी प्लानिंग की थी, वह सब कुछ फेल हो गया। अब मैं यक्षांश को अपना नहीं बना सकती। वो कभी भी मेरे पास नहीं आ सकता। उसे तो मुझसे नफरत है, वो हद से ज़्यादा नफरत करता है मुझसे। उसके चक्कर में मैंने विक्रम को भी हाथ से गवा दिया है। आज मेरे पास कुछ नहीं है माँ। हम दोनों की सारी प्लानिंग
सब कुछ फेल हो चुका है। ये बोलते हुए मिताली रोए जा रही थी। मिताली की माँ को उसकी कई बातें समझ नहीं आ रही थी। वह मिताली के पास गई और उसे अपनी तरफ घुमाई। जैसे ही मिताली की माँ मिताली की तरफ देखी, वो जैसे ही मिताली को देखी हैरान हो गई। मिताली के कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसके बॉडी पर कई जगह वाइट निशान भी थे। ये सब देखकर उसकी माँ बोली, सब क्या हुआ तुम्हारे साथ मिताली? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती हुई है। मिताली अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत अपने माँ की गले लगी और रोने लगी। वह रोते हुए बोली, माँ हमें यहाँ से भगाना होगा माँ, वरना वो हमें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा तुम्हें? क्यों इतना डरी हुई है? बताओ मुझे मिताली कौन है वो? मिताली अपनी माँ को बिना कुछ बताए जल्दी जल्दी अपने रूम में गई और सामान को बैग में डाल पैक करने लगी। तभी माँ बोली, बता बेटा क्या हुआ है? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? किसी ने कुछ बोला है? किसी ने कुछ किया और तुम्हारी हालत ये कैसे हो गई? क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? मिताली अपनी माँ की तरफ देखी और बोली, माँ प्लीज़ अभी यह सब बात करने का टाइम नहीं है। हम जल्दी जल्दी जो समेट सकती हो समेट लो, वरना वो राक्षस जिसे मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ वह यहाँ आ जाएगा, और अगर वह यहाँ आ गया तो शायद आप अपनी बेटी को दोबारा कभी देखा ना पाओ। मिताली की माँ को मिताली की कही बातें समझ नहीं आ रही थी। वो अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन मिताली के ऐसे बोलने पर वह भी जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है जो मिताली को परेशान कर रहा है। पर क्या ये बात उन्हें नहीं पता था। मिताली कुछ देर में 2 बैग पैक कर ली। उसके हालात अभी भी खराब थी, उसके शरीर में जान नहीं बचे हुए थे। वही जानती है कि किस तरह से वो उस आदमी को बेहोश कर भाग के यहाँ आ गई थी। अब उसे यही डर था कि सुबह होने से पहले वह अगर शहर को छोड़कर नहीं भागी तो शायद वह आदमी जब होश में आएगा तो सबसे पहले वह मिताली को ही ढूंढेगा। उसके बाद वह न जाने उसके साथ क्या करेगा। ये सब सोचते हुए मिताली डरी हुई थी। रातों रात ही मिताली ने एक कैब बुक किया और अपनी माँ का हाथ पकड़े अपने साथ 4 बागों के लिए घर से बाहर आ गई। उसने घर को बाहर से लॉक कर दिया। मिताली की माँ अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर वह जैसे मिताली थोड़ा शांत होगी वह खुद ही सब कुछ बता देगी। वही मिताली कैब में बैठी और अपनी माँ के साथ वहां से चली गई। अगली सुबह हॉस्पिटल के विंडो से आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही आरजू के चेहरे पर गई तो वह धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगी। आंखें खोलते ही उसकी नजरें अपने जस्ट बगल में गए, जहां पर यक्षांश उसके हाथों को पकड़े उसी के हॉस्पिटल बेड पर सिर टिकाए आंखें बंद किए लेता था। यक्षांश पूरी रात आरजू की तरफ देखते हुए ही कब उसे नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। उसको अपने पास देख आरजू की आंखों से एक आंसू निकल गए। वह कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वह चुप रही। वो कुछ देर तक इसी तरह यक्षांश को देखते रही। ना ही वो कुछ रिएक्ट कर रही थी और ना ही हिल रही थी। बस उसकी नजरें यक्षांश को देखे जा रहे थे, जैसे मानो उसका मन कह रहा हो कि देख लो जी भरकर आरजू अपने पति को, ना जाने फिर ये मौका मिले ना मिले। ये सोचते हुए आरजू बस लगातार यक्षांश के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। यक्षांश जो कि गहरी नींद में था, उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि आरजू होश में आ चुकी है और वह यक्षांश को देखे जा रही है। अचानक ये फोन रिंग करने से यक्षांश जो कि गहरी नींद में था, उसकी नींद टूट गई। वो हड़बड़ा कर उठने वाला था कि आरजू जो कि जगी हुई थी और वो यक्षांश को देख रही थी, वह यक्षांश को इस तरह से उठते देख जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, इस डर से कि कहीं यक्षांश को पता ना चल जाए कि आरजू उसे देख रही है। पर आरजू ने भले ही चालाकी से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन यक्षांश ने उसे आंखें बंद करते हुए देख लिया था। यहाँ तक कि आंखें बंद करने के बाद भी उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी, जिससे यक्षांश को और भी ज्यादा यकीन हो गया। वह होठों पर मुस्कुराहट लिए आरजू को देख रहा था। इस बीच फोन पूरा बजकर कॉल कट गया। वही यक्षांश तो बस आरजू को देख रहा था और वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आरजू के चेहरे की तरफ झुकने लगा। आरजू जिसने आंखें बंद किए हुए था, उसे अपने चेहरे पर जब यक्षांश की गर्म सांस महसूस हुई तो घबरा गई। वही यक्षांश बिल्कुल आरजू के चेहरे के करीब पहुंच गया। अभी वह दोनों बिल्कुल करीब थे। आज जो यह महसूस किया कि यक्षांश उसके बिल्कुल करीब है तो वो एकदम से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोली तो और भी हैरान हो गई, क्योंकि यक्षांश अपने प्यार भरी नजरों से उसे ही देखे जा रहा था। उन दोनों के इस वक्त इतने करीब थे कि
उनके होठों के बीच बस इंच भर का फैसला था। अगर उन दोनों में से कोई हल्का सा भी हिलता तो दोनों के ही होठ एक दूसरे के होठों को छू जाते। आरजू के चेहरे पर घबराहट के भाव दिखाई दे रहे थे। वहीं यक्षांश तो बस लगातार उसे ही देखे जा रहा था और इस वक्त उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। वह आरजू को कुछ बोलती उससे पहले एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। दोबारा फोन रिंग करने से यक्षांश इरिटेट हो गया। वह झटके में आरजू से दूर होने लगा और आरजू भी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली। ऐसे एक साथ दोनों के हटने से आरजू के होंठ यक्षांश की गालों को छू गए। एक पल के लिए दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रिज हो गए थे। जहां आरजू डर गई थी कि कहीं यक्षांश उसे पर गुस्सा ना निकले, वहीं यक्षांश की तो जैसे दिल की धड़कन तेज हो गए थे। इस बीच यक्षांश ये भी भूल गया कि उसका फोन लगातार बजे जा रहा है। वह अपनी जगह पर से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। वह बिल्कुल फ्रिज हो गया था और उसकी नजरें आरजू पर ठहरे हुए थे, जो कि अपने पलकों को नीचे किए हुए थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह यक्षांश की तरफ एक बार भी देखे। वही यक्षांश आरजू को इस तरह से देखा, उसे उस पर और प्यार आ रहा था। उसका जी कर रहा था कि अभी वह आरजू को टूटकर प्यार करे। और कब इस बीच उसके हाथ अपने आप आरजू के चेहरे की तरफ बढ़ गए, उसे पता भी नहीं चला। वह आरजू के चेहरे को जैसे ही टच करने वाला था, एकदम से वार्ड का डोर ओपन हुआ और अभिनव भागते हुए वहां आया। उसने अभी ध्यान नहीं दिया कि आरजू उठ चुकी है और यक्षांश आरजू के करीब है। वह बिना ध्यान दिए बोला, यक्षांश तो कहाँ है? कब से तेरा फोन बज रहा है? तेरी दादी कब से कॉल पर कॉल की जा रही है तो कॉल क्यों नहीं दिख रहा? ये कहते हुए अभिनव जैसे ही सामने देखा तो वह बिल्कुल चुप हो गया। वही यक्षांश और आरजू थी अभिनव की तरफ देखने लगे। यक्षांश अभिनव को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, हर वक्त तुम मेरे रोमांस के बीच में टांग अड़ाने क्यों आ जाता है? साला किस जन्म का बदला ले रहा है? अभिनव जब यक्षांश की घूरती नजरों को खुद पर पाया तो वो तुरंत अपने दांत दिखाते हुए, ओ सॉरी यू गाइज कंटिन्यू, इतना कहते हुए अभिनव जल्दी से जाने लगा कि तभी यक्षांश से घूरते हुए बोला, रुक जा, अब तू आ गया है तो दोबारा जाने से थोड़ी हो सब कुछ होगा। मेरी बात दादी से करा। अभिनव यक्षांश की तरफ देखा और बोला, आर यू श्योर? अभिनव के ऐसे पूछने पर यक्षांश उसे घूर कर देखा तो अभिनव मुस्कुरा दिया और तुरंत अनामिका रावत को कॉल मिलकर फोन यक्षांश की तरफ बढ़ा दिया। यक्षांश अभिनव के हाथ से फोन लिया। वार्ड से बाहर जाते जाने से पहले वह एक नज़र आरजू की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ देख रही थी। यक्षांश आरजू की तरफ देख तुरंत अपनी एक आई ब्लिंक कर दिया, जिससे आरजू की आंखें हैरानी से फैल गए। आरजू को ऐसे हैरान देख यक्षांश अपने होठों पर दिलकश स्माइल लिए वार्ड से बाहर चला गया। आरजू तो बस आंखें फाड़े यक्षांश को देख रही थी। यक्षांश का ये रूप आज वो पहली बार देख रही थी। वही अभिनव ने भी ऐसा कुछ देख लिया था। वह अपने मन में बोला, साला मजनू बन रहा है। अभी तक तो अपनी लैला से दूर भाग रहा था, अब देखो कैसे इशारे भी करने लगा है। ये कहते हुए वह अपने सर को नामे हिलाया और फिर आरजू के पास आया। अभिनव को देख तो उसे थोड़ा शर्माने लगा। वो अपने नजरें नीचे किए लेती थी तो अभिनव प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोल, कैसी है स्लीपिंग ब्यूटी? ठीक तो है ना? आरजू अभिनव के पूछने पर उसकी तरफ देख बस धीरे से अपनी पलकें झुका दे। अभिनव मुस्कुराया, मुझे पता था मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है और वह सारी तकलीफों से अकेले ही लड़ लगी। आरजू अभिनव के मुंह से खुद के लिए बहन सुन उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वह नम आंखों के साथ अभिनव की तरफ देखने लगी तो अभिनव उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, अब रोना नहीं है, बहुत जल्द तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगे। उसी वक्त पूर्वी भी आरजू के होश में आने पर मिलने के लिए पहुंची। वो जल्दी से भाग कर गई और आरजू से बोली, तू ठीक तो है ना? आरजू बस हल्का मुस्कुरा के अपने पलकें झपका दी। तभी वहां डॉक्टर आया और डॉक्टर आकर आरजू को चेक करने लगे। उनके साथ यक्षांश भी वापस से वार्ड के अंदर आ गया था और उसकी नज़र आरजू पर ही टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई और उसमें से एक लड़की छोटे से बच्चे का के हाथ को पकड़े हुए बाहर आए। उस लड़की ने सिंपल सा जीन्स पैंट और क्रॉप टॉप पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने आंखों में ब्लैक कलर का गॉगल्स लगा रखा था। वह लड़की देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही प्यारा उसके साथ का वह छोटा बच्चा था, जो कि अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से चारों तरफ देख रहा था। वह छोटा बच्चा चारों तरफ देखते हुए अपने मन में बोला, आई एम कमिंग डैड। मैं आ गया हूँ आपके पास। आई नो कि
आपने बहुत कोशिश किया कि हम यहाँ ना आ पाए, पर आपकी कोशिश बेकार हो गई। आखिरकार मैं आ ही गया, और बहुत जल्द मैं आपके पास होऊंगा। इतना कहते हुए उसे बच्चों के छोटे से होठ के किनारे मुड़ गए। कौन है ये बच्चा और किसे वो अपना डैड बोल रहा है? यक्षांश तो अब अपने फ्लटी अंदाज में पूरा आ गया है। आगे वो अब क्या क्या करेगा, जानने के लिए सुनना ना भूलें मिस्टीरियस बिलियनर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।